कंप्लीट मनी ट्रेल जिन जिन उन्होंने चीजों में सवाल उठाए थे हमने वो FIA को प्रोवाइड कर दिया। तो इन FIR के साथ यकीनी बात है तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब PTI का हिस्सा है, PTI का हिस्सा रहेंगे, 5 साल फिर साथ देंगे। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। हम अब आवाज उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। 2000 से शुरू हुआ कि पता नहीं हुकूमत इधर जाती है उधर जाती है, 3 साल जो है वो पूरे हो गए, अगले 2 साल भी होंगे, उसके बाद 5 साल बाद फिर इमरान खान मिल जाएगा। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा, ये ग्रुप बनते रहते हैं, छोटी मोटी टुक तक लगी रहती है। पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं कानून से बचने के लिए, तो हम वापस लेके आएंगे। सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, इनको कानून के नीचे लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज जाहिर है जो आज हमारा मेन मौजू रहेगा वो यही होगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो फाइनली अलग हो गया। अपने अपने पार्लिमानी रहनुमा उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भी और सूबाई असम्बली के अंदर भी मुकर्रर कर दिए हैं, बाकायदा ऐलान कर दिया है। और जहांगीर तरीन साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में अब हम भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे क्योंकि हमारे जो अरकान असम्बली उनके साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। सो ये बहुत अहम है कि जहांगीर तरीन साहब बजट से पहले उनके ग्रुप ने बाकायदा अपने आप को अलग किया है, जो कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकता है क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। बहुत थिन मेजोरिटी, बहुत कम अक्सरियत के साथ ये हुकूमत जो है वो वजूद में है। एतमाद का वोट भी वजीर आजम ने 178 उनको वोट मिले थे और इस वक्त अगर देखा जाए कौमी असम्बली के अंदर तकरीबन 12 के करीब अरकान जो कि कल इशाइये में मौजूद थे वो हुकूमत से अलग खड़े हो गए हैं और वो बाकायदा दरखास्तें भी दे देंगे अपनी अलग निशिस्तों के लिए, जो कि उनका कानूनी और आईनी हक है। दूसरी जानिब अगर पंजाब में देखें, वहां पे भी बहुत ही कमजोर हुकूमत है, बहुत कम अक्सरियत के साथ वो वजूद में आई है और वहां पे भी 23 अरकान जो कि इस वक्त बजाहिर अगर हम कल की तादाद को देखें तो वो अलग हो चुके हैं और वो बाकायदा जुमे के दिन की बात हो रही है कि शायद वो अपनी दरखास्त जो है वो जमा करवा देंगे। क्या समझा जाए, क्या वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर हुकूमतें अपना अपने जो अरकान हैं उनका एतमाद खो चुकी हैं, लेकिन इसका एक बाकायदा कानूनी आईनी तरीका है, यानी तहरीके अदम एतमाद आती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये बात तय है कि ये जो 31 अरकान है ये हुकूमत गिरा सकते हैं मगर हुकूमत बना नहीं सकते। हुकूमत बनाने के लिए उनको अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा और अपोजिशन जो है वो कहां है, वो किस तरह आगे बढ़ सकती है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसके ऊपर हम आज अपने मुअज़्ज़ज़ जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ बात करेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम कहते हैं वो NRO नहीं देंगे और जो लंदन फरार हुए उनको वापस लाएंगे, कैसे लेके आएंगे वापस, ये भी बहुत अहम सवाल है। रिंग रोड का जो मामला है उसके ऊपर भी बहुत अहम सवालात अभी तक मौजूद हैं कि यह मामला दब गया है या ये मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। इस मामले के अंदर हुकूमती अरकान की आपसी लड़ाई है या इसके अलावा कुछ और है, ये बहुत अहम होगा। लेकिन कुछ अहम सवालात आपके सामने रखते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट्स में जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर साहब के नाम नहीं है, फिर उनको मुस्ताफी होने के लिए क्यों कहा गया, खास करके जुल्फी बुखारी साहब को। गुलाम सरवर खान साहब अलबत्ता भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रोजेक्ट की तहकीकात के लिए 2 अलग इंक्वायरी रिपोर्ट्स क्यों बनी? अगर वजीर आजम की मालूमात के मुताबिक गुलाम सरवर और जुल्फी बुखारी इस स्कैंडल में मुलव्वस हैं तो फिर इंक्वायरी रिपोर्ट्स में इन दोनों शख्सियात के नाम क्यों नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। और क्या वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस सारे मामले से लाइल्म थे? और हतमी अगर लाइल्म थे तो हतमी मंजूरी देते वक्त उन्हें मालूमात उनके पास क्यों ना थी? वजीर आजम ने 28 जनवरी को इस मंसूबे की मंजूरी दी जिसके डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आए। क्या वजीर आजम की तरफ से दी जाने वाली ये मंजूरी तब्दील शुदा मंसूबे की थी या इसके बाद की गई? चीनी बैंक जो थे यानी चाइना के जो बैंक इस प्रोजेक्ट के लिए सस्ता तरीन कर्जा दे रहे थे, ताहम इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का महंगा मंसूबा बनाया गया। ये किसके मुताबिक हुआ? और कुछ तहकीकाती जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 2% पे कर्जा चाइना दे रहा था जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये 17% तक पहुंच जाता है। क्या लड़ाई वजीर आजम की टीम के दरमियान है जिसपे एक अहम मंसूबे को इस तरह स्कैंडलाइज किया गया और नुकसान भी पहुंचाया गया?
ये वो अहम सवालात हैं जिनके गिर्द ये सारा मामला घूमेगा और अगले कुछ दिन बजट के हवाले से भी बहुत अहम है। क्या होगा मंजरनामा, इस पे हम सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली जफर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। बहुत कानून और इंसाफ के हवाले से आप इनको बहुत सुनते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का बैरिस्टर साहब। हमारे साथ है जनाब इसाक खाकवानी साहब, बहुत तवील अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में आ रहे। खाकवानी साहब सीनियर सियासतदान हैं और मुशर्रफ साहब की काबीना में थे, जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। और इस पूरा जो ग्रुप है, अगर कहें कि पीछे एक अहम शख्सियत जो कि सामने नजर नहीं आती, वो जनाब खाकवानी साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नौजवान चेहरे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और मारूफ लॉयर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले खाकवानी साहब आपके पास ही जाते हैं। बंदूकों का रुख आपने पंजाब हुकूमत की तरफ तान लिया है, क्या ये समझा जाए कि पंजाब से ही आगाज होगा और नाराजगी की अब वजह सिर्फ पंजाब के अंदर इंतकामी कार्रवाई है या ओवरऑल किसी और चीज की तरफ बढ़ रहे हैं आप? आसमत, बड़ी मेहरबानी। आपका जो इंट्रो में आपने हमारे बारे में कहा कि हम अलहदा एक ग्रुप बना के वहाँ असेंबलियों में अपनी नशिस्तें अलहदा करके अपना वहाँ पर किरदार अदा करेंगे, ये इसमें बड़ी आपने मुबालगा आमेजी से काम लिया है। अच्छा। इस किस्म की कोई सर, बात वो कल नजीर चौहान साहब का स्टेटमेंट फैसला भी नहीं है। सर, कल नजीर चौहान साहब, मैं करूँ ना, अच्छा, वो जी इंडिविजुअल्स बात करते हैं ना जी। हाँ। मैं तो आपको बताऊं जो वहां पर फैसला हुआ। अच्छा। और फैसला की तर्जुमानी आज जहांगीर खान साहब के साथ हम गए थे सुबह अदालत में, और वहां उन्होंने सिर्फ एक आदमी ने कल आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सिर्फ जहांगीर खान ने उन्होंने भी वैसे सर कहा है को बड़ा वाज़ेह, उन्होंने वाज़ेह कहा। अच्छा। उन्होंने, मैं अर्ज कर देता हूँ ना जी जी, उन्होंने वाज़ेह ये किया है कि हमारी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से पार्लियामेंटेरियंस ने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उनसे जब मुलाकात की वहां पर उन्होंने खुद फरमाया कि मैं अपनी तसल्ली के लिए चाहता हूं कि जी किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, तो मैं अली जफर साहब को अपना एक मौमन समझकर ये केस देना चाहता हूं कि देखें कि आया उसमें कहीं हमारे दफ्तर में या कहीं हमारे इदारे में कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस गए थे उन्होंने सब ने कहा कि हमें अली जफर साहब पे एतमाद है, हमें कोई किसी के साथ नहीं है, अगर आप जिसके से भी इंक्वायरी कराएं हम तो चाहते हैं कि इंसाफ के मुबनी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जब ये इंक्वायरी के लिए अली जफर साहब ने जहांगीर खान की टीम के साथ और FIA की टीमों के साथ मीटिंग्स करके अपना एक जहन बना लिया होगा, और वो जो जहन बनाया वो उनकी एक रिपोर्ट नेचुरली बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर से शेयर करेंगे, और तो किसी के साथ शेयर करने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको काम कहा है, उन्होंने उनको जवाब देना है। ठीक बात। तो ये बात जब शुरू हुई तो ये एक अच्छी रिवायत डाली गई और इस पे हमारा आपस में कोई मुखालफत नहीं थी। तो जब यहाँ पर पंजाब में हैरान की बात यह है कि यहाँ पर इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई और लोगों को लालच देकर उनसे MPA साहबान को और MNA साहबान को कहने लग गए कि जी आप हमारे साथ तो अमन करें, जहांगीर के ग्रुप को छोड़े, हम आपको कई मराहत देने के लिए तैयार हैं। और जब वो नहीं माने तो वो उनके कई जो उन्होंने काम पहले किए होते कि अफसरान को कोई लोग लगाते हैं अपने इलाकों में, उनके ऑर्डर शॉर्डर करके उन पे जोर डाला गया। तो जब हमारी कल भी मीटिंग हुई हम सारे हैरान रह गए जब उनकी बातें सुनी। वो तो इस गुस्से में थे सारे, वो तो कहते थे कि हम आज इस पार्टी को और इस पंजाब गवर्नमेंट को छोड़ना चाहते हैं। हमने उनको बड़ी तसल्ली से उनको प्यार से समझाया कि ये अगर एक फर्द का फैसला भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई और लोग भी शामिल हों जो ये शरारत कर रहे हों कि हमारे और आपके दरमियान में गल्फ बढ़े और इस तफरीक बढ़े और इसमें दूरियां हों। तो ये हम एक दिन ठहर जाएं और हम इंशाअल्लाह इसकी दादरसी करेंगे। तो कल जुमे के दिन हमारे लोग जाएंगे अपना प्रोविंशियल असेंबली में। हाँ जी, आप प्रोविंशियल असेंबली में कल जो जुमे के दिन जाएंगे और वहां पर एक आदमी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है कि वहां जो हमारे 30-35 दोस्त हैं और कई हमदर्द हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, वो लोग भी होंगे और उनके साथ
मिल के हम अपना तरफ से कोई एक बंदा नुमाइंदगी करे जो चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में जो काम गलत हो रहे हैं उसको वो अया करें और उनको बताएं कि हम दोस्त हैं, हम आप हमें रिश्वत सतानी या कोई ओहदे या कोई मराद देकर हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश ना की जाए। अच्छा, अब ये कल जाएंगे वो करेंगे, उसके लिए हमने निवानी साहब को उन्होंने मुकर्रर किया है कि जी आप हमारी तरफ से कोऑर्डिनेट करें। अच्छा, वो कोऑर्डिनेटर है, पार्लिमानी रहनुमा नहीं है, लेकिन खाकवान साहब जो खबर चली वो पार्लिमानी रहनुमा की चली पंजाब और वफाक के अंदर। ठीक हो गया, आपने क्लैरिफाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जो पार्लियामेंट में जो हमारे ग्रुप है ना, उसकी वो रहनुमाई करेंगे और आपस में मिल के काम करेंगे। ये तो बड़े, आपने तो बिल्कुल खबर को का रुख ही बदल दिया है कि आपने कहा कि वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो कोई पार्लिमानी रहनुमा नहीं होंगे। वफाक की हद तक मामला जो है वो दुरुस्त हो गए, अब पंजाब की हद तक है। तो मैं एक और सवाल इसी में ज़मीन में पूछ लूं कि पंजाब हुकूमत ये लालच और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर खान साहब को कोई मसला नहीं है, वो क्यों चाहते हैं कि उनके साथ ना हो? जी सर, अच्छा, ये तो अभी भी हमारे खदशात है ना। और ये हमारे दोस्त आप अंदाजा नहीं कर सकते, हम तो बड़े एक सिर्फ खाना इकट्ठे खाने के लिए एक बंदों को इकट्ठा किया ताकि ये लोग बाहर से आउट स्टेशन से आते हैं तो सुबह 7 बजे हम जाते हैं अपना अदालतों में, तो चलो रात को बैठ के आपस में कोई बातचीत हो जाए। जब यहाँ पर बात खुली तो हम तो सारे हैरान हो गए कि ऊपर से हमारे साथ सलाम दुआ और ताल्लुकात बहाल करने के लिए अपनी एक दोस्ती का माहौल बनाया जा रहा है वफाक में, और यहाँ पर हमारे साथ एक लालच का और एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दिखाई जा रही है। तो खाकवान साहब, आप लोग इसका मतलब है कि आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सुलह का ही हाथ बढ़ाया है, आप आगे जाके कोई हुकूमत को गिराने की बात नहीं करेंगे? जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि बजट पास उन्हें देंगे, ये गारंटी दे चुके हैं जहांगीर तरीन साहब। ये देखिए, शेख रशीद साहब तो हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक है। वो एक आजाद आदमी है, वो सारा दिन टीवी पे बैठ के जो मर्जी कहते रहें, वो जाने और आप लोग जाने जो उनकी तशरीह करते हैं। हमारे साथ तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे हुकूमत को कोई खतरा नहीं, पंजाब हुकूमत को भी और वफाक को भी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हम उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करने के इरादा रखते जिनके साथ हमारे आपस के ताल्लुकात में तफरका पैदा हो। हम चाहते हैं कि जो कुछ जहांगीर खान के साथ नाइंसाफी हुई है उसकी अली जफर साहब की जो रिपोर्ट आए उसके बाद जो भी चीजें हों, वो अगर किसी ने देखे FIR, आसमा बीबी, कभी FIR झूठी भी तो होती है ना जनाब, और पाकिस्तान में हुकूमत के बंदे हमेशा झूठी FIR कराते हैं और आम लोग भी झूठी FIR कराते हैं और अपने मुखालफों को फंसाने के लिए। अच्छा। तो FIR का होना तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल खाकवान साहब, अब इस पे मैंने आपसे पूछना है कि ये सारे जो जहांगीर तरीन साहब इतने करीब थे वजीर आजम के, वो उनके खिलाफ कैसे हो गए, उनकी हुकूमत कैसे खिलाफ हो गई, कौन FIR कटवा रहा है? लेकिन प्लीज हमारे साथ रहिएगा। अता तारड़ साहब और अली जफर साहब भी है, उनसे भी मैंने पूछना है। अता तारड़ साहब, ये बताइएगा कि अब ये पंजाब के अंदर एक अलग ग्रुप बन गया है, कोऑर्डिनेशन होगी, पार्लिमानी रहनुमा हो या ना हो, सीटें अलग हो या ना हो, लेकिन एक दरार पड़ गई है जिसका फायदा अपोजिशन उठा सकती है। क्या उठाएगी अपोजिशन? हम आसमा चिराजी साहब इस मामले में बहुत क्लियर हैं। हम ये समझते हैं कि ये एक PTI का इंटरनल मामला है, इनके आपस की खींचातानी है, आपस का तनाव है, इनके आपस के डिफरेंसेस हैं और वो हर सतह पे मौजूद है। जिस तरीके से PTI गवर्नेंस में फेल हो गई है और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में फेल हुई है कि ये आए थे नया पाकिस्तान बनाने, 90 दिन में करप्शन खत्म करने, करप्शन बड़ी है। रिंग रोड जैसे मंसूबे में 2 अरब 30 करोड़ रुपए अदा हो गया, किसी को पता नहीं है। वजीर आजम ने भी मंजूरी दी, वजीर आला ने भी दी, छोड़ दें इस बात को। महंगाई, बेरोजगारी आसमान से बातें कर रही है, किसी को परवाह नहीं इस बात की। तबाह कर दी मईशत और आज भी उसका दराक ही नहीं है, यानी जो मसाइल है उनका पता ही नहीं है। इसी तरह जिस तरह गवर्नेंस में फेल हुए हैं, वो पॉलिटिक्स में भी मैं समझता हूं कि उससे बुरे तरीके के साथ फेल हुए हैं कि इमरान खान साहब पे जो एतमाद था वो उनके अपने मेंबरान का उठ गया है। तो ये इनका जो इंटरनल मामला है, हम इसको समझते हैं कि ये इनकी
फेल्ड पॉलिसीज का मगर नतीजा अता है। ये इंटरनल मामला नहीं है, आपकी शेडो कैबिनेट है, आपके कायदे इख्तलाफ है पंजाब के अंदर। आप चाहें तो इस मौके से फायदा उठा के पाकिस्तान को, पंजाब को इस तबाही से बचा सकते हैं बकौल आपके। आप लोग क्यों रिलक्टेंट है इसके लिए? देखिए, अब हम ये समझते हैं कि मौजूदा निजाम में रहते हुए कोई गुंजाइश नहीं है डिलीवर करने की। ये निजाम इतनी बुरी तरह पिट चुका है कि यहाँ पे कोलिशन पार्टनर्स हों, आपके जो इत्तेहादी हैं वो हों, पार्टी के अंदर जो इनके मामलात हैं, इन्होंने इतना गंद डाल दिया है और इस तरीके से उन्होंने बदनाम कर दिया है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया इशू उठा होता है। इनकी अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं है। ऊपर शहजाद अकबर जुल्फी बुखारी की कत्ल है, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में वो आजम खान साहब उसमें इन्वॉल्व हैं। आजम खान साहब और शहजाद अकबर मिल के जुल्फी बुखारी को टारगेट कर रहे हैं, वहां से जुल्फी बुखारी उन पे वार कर रहा है, इधर एक तरीन साहब का ग्रुप बन गया है। तो हम तो समझते हैं कि ये टाइम है साइड पे बैठ के तमाशा देखने का। अच्छा, तो ये तमाशा लगा रहे, अच्छी बात है, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। अता ये तो कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है कि सिर्फ तमाशा देखा जाए। सियासतदान तमाशा नहीं देखते होते। मगर देखिए, ठीक है, मैं इसमें मैं बात नहीं करती हूँ। समझता कि हमें इनकी इस पॉलिटिकल फेलियर का फायदा उठा के तो इनके को बंदे तोड़ने चाहिए। मैं नहीं समझता जो इमरान खान के नहीं हो सके अगर उसकी पार्टी के साथ थे तो हमारे क्या होंगे। हमने बड़े सबक सीखे हैं, हमें बड़े बड़े लोग छोड़ के गए और जो अंजाम हुआ वो सब जानते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स और इनका जो सियासत का भी फेलियर है इसमें हमें कोई हिस्सा बनना चाहिए। मौका परस्ती आप नहीं करना चाहते। मगर अली जफर साहब, अब ये पीटीआई को पीटीआई से ही खतरा है सर। ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या तहरीके इंसाफ अपने वजन पे गिरेगी, जो कभी जरदाई साहब ने कहा था? क्योंकि अपोजिशन तो हुकूमत गिराने के चक्कर में नहीं है। जी आसमा, देखें, खाकवानी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की अभी। उन्होंने सारा चीज क्लैरिफाई कर दी। जितना मीडिया पे एक हाइप चल रहा था सुबह का न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद और उसके बाद फिर मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आता रहा, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनको कोई शिकायत है वो अपना कोऑर्डिनेटर जो भी बोलेगा वो बोल देगा। और मेरी नजर में जमहूरियत में इसमें किसी किस्म का कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है बल्कि कि अगर आपको कोई इश्यूज हैं, अपनी हुकूमत से इश्यूज हैं, आप उसका हिस्सा हैं, आप पार्ट हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा कि हम हिस्सा हैं, खाकवानी साहब ने क्लैरिफाई भी कर दिया कि पीटीआई का हिस्सा है। तो अपनी ही अगर लीडरशिप से अपनी पंजाब हुकूमत में कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो किसी को रेज करना है। असेंबली एक फोरम है जहां ये सारी चीजें रेज होती हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं उधर। तो ये जो कहना कि कोई पार्लियामेंट्री लीडर बन गया, कोई फॉरवर्ड ग्रुप बन गया, ये सारी फिर बातें एक तरह गलत हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। अब जहां तक इनका ये मौकफ है ऑपोजिशन का कि ये इंटरनल मामला है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैं इसकी बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं इसको कि इंटरनल मामला ही होता है और इस इंटरनल मामले को एक कुछ आइन तरीके से हल करना है और आगे बढ़ना है। और अगर कोई वाकई जेन्युइन शिकायत हैं तो ये पंजाब हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि उनको वो दूर करे। तो मुझे नहीं लगता कि इस सारे मामले में जिस तरह इसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है, तो ये एक स्टॉर्म इन अ टी कप ही है जिसको एक सुनामी के तौर पे बैरिस्टर साहब आपका किरदार बड़ा अहम होगा इसमें। लेकिन चूंकि जाहिर है आप मारूफ कानूनदान भी हैं, अगर ये ग्रुप अलग हो जाता है, इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं नारो नहीं दूंगा, माफिया से नहीं डरूंगा वगैरह वगैरह, तो फिर आपको लगता है कि ये बजट में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि ये सिवाय एक तो नजीर चौहान साहब ने तो कहा हम इस्तीफे भी दे सकते हैं, अगर वो इस्तीफे दे दें फिर तो ठीक है, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा रहते हुए तो उनको मालियाती बिल को मंजूर करना ही होगा, एब्सटेन कर सकते हैं। अलबत्ता आपकी क्या राय है इस पे? जी, मैं एक आपको कानूनी पोजीशन बता देता हूं इस सारे मामले से अलग होके कि हमारा आइन और कानून क्या कहता है इस पे। और वो ये कहता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे आपको, अगर आप पार्टी में हैं तो आपको पार्टी की ही पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको नाअहल करार दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। तो उसमें एक ये फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिसमें बजट है और कुछ जहां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, तो वहां आपको
पार्टी लाइन ड्रॉ करनी होती है। बाकी जो मसाइल हैं, जहां एक बिल पेश हुआ है, आपकी कॉन्शियंस जो है, आपकी ज़मीर जो है उस बिल से वो नहीं उसको एक्सेप्ट करता, तो फिर आप उसको अपनी हुकूमत के या अपनी गवर्नमेंट के या अपनी पार्टी के अलावा भी वोट कर सकते हैं अपने ज़मीर के मुताबिक। यही आइन कहता है, और ये मेरा ख्याल है हर जमहूरियत में है। लेकिन एब्सटेन कर सकते हैं सर, वो गैर हाजिर हो सकते हैं, इस्तीफे दे सकते हैं, और ऐसी सूरत में हुकूमत बहरान का शिकार हो सकती है। ये एक अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी कहें तो बाकी ही ऐसा ही हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात, जी सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि हाइपोथेटिकल अगर हम सो के सोचें, बहुत किसी यूटोपिया में चले जाएं तो शायद ऐसा होगा मुस्तकबिल करीब में। इस अगर अपोजिशन भी कुछ नहीं चाहती और बाकी भी, और खाकवानी साहब ने भी कहा कि हमारा शिकवा नहीं है, शिकवा दूर हो जाएगा जल्द अज जल्द, तो इसके बाद क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं जरूर पूछूंगी। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि कोई ऐसा है जो गल्फ बढ़ाना चाहता है, साजिश हो रही है, या गल्फ बढ़ाने के लिए किसी के मकासद हो सकते हैं। खाकवानी साहब से पूछूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में खाकवानी साहब ने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा कि हम खान साहब के साथ हैं और कोऑर्डिनेशन जरूर होगी, मगर कोई अलग पार्लिमानी ग्रुप नहीं बनेगा। खाकवानी साहब, एक सवाल मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ। आपने कहा था कि कुछ लोग हैं जो कि फासला बढ़ाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? और ये साजिश अगर हो रही है तो ये पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही है। पीटीआई कोई साजिश की खबर है, खान साहब कोई साजिश की खबर है, ये क्या कहानी है सर? ये अब इसकी क्या तफसील बताएं आपको। यहाँ पर लोग का यहाँ तक पहुंचकर पाकिस्तान पीटीआई की इतने सारा काम किया, इतनी हुकूमत बनाने में इतने भाग दौड़ की, खान साहब ने पूरा अपने 20-22 साल लगा दिए, और ये 3-4 बंदे खड़े होके जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पार्टी के अंदर, ना उन्होंने आज तक पार्टी के लिए कोई काम किया है, ना उन्होंने पार्टी के लिए एक बंदे को भी शामिल कराया हो, उसका नाम बता दें। आज खड़े होकर वो पार्टी के अंदर नुकसान करते हैं, तो वो मेरे से ज्यादा इमरान खान को अगर नुकसान करते तो इमरान खान साहब को पता होगा। अगर वो अपना वो ठीक नहीं कर सकते या उनको ठीक करने का वो दिल नहीं है, तो ये तो वो जाने, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान मेरा तो कम होगा, बीबी नुकसान जो जिनका ज्यादा स्टेक है उनका ज्यादा नुकसान होगा। और ये कौन से लोग आज पार्टी को डिवाइड करने में कौन कामयाब है? बिल्कुल, कौन से लोग हैं सर? ये मतलब कुछ लोग शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जिक्र करते हैं, जो कि उन्होंने आज भी स्टेटमेंट दिया है कि इनको पार्टी से अलग हो जाना चाहिए इन लोगों को। कुछ लोग आजम खान साहब की बात करते हैं। कौन लोग हैं ये? बस आप सब जानते हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मेरे से ज्यादा आपके हालात जानते हैं जी। और ये बड़े अफसोसनाक बात है, जिन लोगों ने खून पसीना देकर यहाँ पहुंचाया। हमने बीबी बात सुने, 2 केस लड़े हमने, आज मैं आपको बता देता हूँ। 2 केस लड़े, एक जुडिशल कमीशन का केस लड़ा जिसमें 75 केस, हमने 74 केस पकड़े जिनके अंदर गलत चीजें हुई थी और कानून के खिलाफ चीजें हुई थी। और चीफ जस्टिस के ग्रुप ने अपना नासिर मुल्क साहब ने लिखा अपने पेन से कि 2.5 करोड़ वोट जो है वो मिसिंग है। चले आगे उन्होंने जो भी उसकी तशहीर की वो और बात है, मगर ये फैक्चुअल पोजीशन है। सेकंड केस हमने लड़ा पनामा का, और तीसरा केस लड़ा इमरान खान को के जितने असासाजात थे और उनके तफसील, और फिर उसके अवज में जहांगीर खान ने अपनी जितनी सफाई पेश करनी थी वो। ये 3-4 चीजें हमने वहां पर लड़े। इसमें किसी एक बंदे का नाम बता दें जो आज हुकूमत में है जिसका इसमें कोई काबिज शामिल हो, एक बंदे का नाम बता। अच्छा, ये तो कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि जी मेरा शाम है। नहीं, बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब का काफी हमने किरदार है। हुकूमत बनाने में भी इसीलिए कहा जा रहा है, हुकूमत गिराने में भी उनका किरदार हो सकता है सर। जुडिशल कमीशन की हमने कमेटी कैसे बनवाई, किसने उसको लीड किया, ये पनामा केस के अंदर अपना किसको इकट्ठा किया, कौन सी लीगल टीम बनाई, उसने क्या काम किया, मतलब ये सारी चीजें हैं। बट ठीक, अच्छा अतः इसीलिए आप लोग कह रहे हैं, बताना फजूल है बात। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि हम बाहर बैठ के देखेंगे कि दरिया में तूफान कितना आता है या समंदर में तूफान कैसा आता है। इसको आपने कश्ती को पार लगाने में आपका कोई किरदार नहीं होगा किसी जगह पे। देखिए, जहाँ तक अवामी इश्यूज की बात है और जहाँ तक
ایک پاکستان کا عام شہری افیکٹ ہوتا ہے حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے. اور آپ رنگ روڈ کا ایشو دیکھتے ہیں نا, میں نے تب پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر کہ جب یہ ایشو اتنا اٹھا نہیں تھا, تمام حقائق عوام کے سامنے رکھے, اور اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن بدن اس ایشو پہ مزید حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں. اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں بے ضابطگی ہو, جہاں پہ حکومت کی نااہلی ہو, جہاں کرپشن ہوئی ہو, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. وہ ہم اپنا کردار بطور ایک اپوزیشن ادا کریں گے. مگر یہ جو ان کے آپس کا معاملہ ہے نا جی, اور دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہ کہیں کیٹ کہیں کا روڑا, بھارمتی نے کنبا جوڑا, یہ ایک عجیب سا ان نیچرل سا ایک الائنس ہے. جو لوگ اکٹھے ہو کے اس طرف آئے ہیں, اب آپ دیکھیں نا جنوبی پنجاب محاذ تھا, وہ وعدہ لے کے آئے تھے نئے صوبے کا, وہ ساروں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, انہوں نے ایک ایجنڈے پہ جوائن کیا تھا, وہ دار صاحب بھی اس میں شامل تھے. آج کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ آج ایک مفادات کی جنگ بن گئی ہے, آج ایک اپنی ایک افراتفری کا ان کا ماحول ہے, پارٹی کے اندر انٹرنل رفٹ عروج کے اوپر ہے. اور یہ جتنی کرپشن ہو رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بڑا کردار ہے. جو اسپیشلی جو پرنسپل سیکرٹری کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے بطور ڈی فیکٹو پی ایم وہ گروپ بازی کرتے ہیں. پی ایم کو جو رپورٹیں جاتی ہیں وہ بھی ان کی مرضی سے جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ان کی پولیٹیکل فیلئر ہے, جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو آپس میں جو یہ لڑا رہے ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اور اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بہتری کی گنجائش نہیں ہے. جب بھی نئے انتخابات ہوں گے تو تب جا کے کوئی عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور بہتری آئے گی. موجودہ سسٹم اور ان کے ہوتے ہوئے ادھر جو ہے وہ ان ہاؤس چینج سے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بہتری آنے کی گنجائش. ان ہاؤس چینج کو انکار ہے. علی ظفر صاحب, اگر یہ رنگ روڈ کا نیا اسکینڈل آ گئے, اس سے پہلے بہت سارے اسکینڈلز اور بھی اس گورنمنٹ کے رہے ہیں, تو سر پھر کیسے آپ الیکشنز میں جائیں گے؟ ہم یہ سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. یہ ایسی بات نہیں, لیکن رنگ روڈ کے بارے میں میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ میری ذاتی رائے بھی ہے اور میرے ہر آبجیکٹو شخص کی یہ رائے ہونی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ میں غلطی ہو رہی ہے, ایک پروجیکٹ میں کوئی مسئلہ ہے, تو یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے, اور ہم نے کم از کم ویسٹرن حکومتوں میں دیکھا تھا, ہم نے اپنی حکومتوں میں نہیں دیکھا پاسٹ میں, ماضی میں, لیکن حکومت کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو ادھر ہی روک دے, اس سے پہلے کہ وہ کرپشن کے چیزیں ہو جائیں اور پھر بعد میں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, اس کو پہلے سے ہی روک دیا جائے, کرپشن ہونے سے روکا جائے. تو یہ پہلی حکومت ہے, پہلی بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جب پروجیکٹ کا پتہ چلا کہ واقعی اس میں کوئی مسئلے ہیں, جب تحقیقات کرائی گئیں اور پتہ چلا کہ ہاں اس میں کچھ شواہد بھی ایسے مل رہے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہونے کے چانسز ہیں, تو کرپشن کو ادھر ہی روک دیا گیا. تو یہ تو میرا خیال ہے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے, اپوزیشن کو بھی کہنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پروجیکٹ آپ کا ہے, پروجیکٹ حکومت کرنا چاہ رہی ہے, آپ نے جس وقت دیکھا کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, اس میں کرپشن کی بو بھی آ سکتی ہے, تو آپ اسی وقت اس کو روک دیں. تو یہ اس کو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں. اپوزیشن کہتی ہے کہ آشیانہ بھی اسی طرح کا تھا جو شہباز صاحب کے خلاف تھا, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ نہیں تھا. لیکن خیر میں بریک کے بعد ضرور اس پوائنٹ کو میں بریک لینا چاہ رہی ہوں, بریک کے بعد میں اس پہ بات کروں گی. اور خاکوانی صاحب نے ایک اور اہم بات کی, انہوں نے کہا ہمیں انصاف کی توقع ہے, انصاف ملے گا تو کچھ نہیں ہوگا, اور اگر انصاف نہ ملا تو کیا ہوگا, یہ سوال پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خاکوانی صاحب, آپ نے کہا انصاف ملے گا تو ظاہرہ کچھ نہیں ہوگا, اور اگر انصاف نہ ملا, اور خاص کر کے پنجاب کے اراکین اسمبلی جو اتنے غصے میں ہیں, ان کے غصے کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے, یہ ذرا بتائیے گا. کیا کر سکتے ہیں آپ حکومت کے خلاف ورنہ؟ میں پہلے اپنا محترم تارڑ صاحب نے کہا کہ ہماری شاید مفادات کی آپس میں لڑائی ہے. میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. ہم جہانگیر خان کے ساتھ کھڑے اس لیے ہوئے ہیں سارے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ ہم اس کو آپ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کیس کو, اور ہم اس کیس لڑنے کے لیے اہلیت رکھتے ہیں, اور ہمارے چیزیں پوری ہیں, اور ہم انشاءاللہ سب کے سامنے دکھائیں گے کہ ہماری کوئی مفادات کی ذاتی جنگ نہیں ہے. ہم
اپنے اصول کی بنیاد پر اپنے تحفظ کے لیے، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے لڑیں گے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. اور وہ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی چیزیں جو موجود ہی ہے وہ کوئی چیز نہیں ہمارے لیے. مطلب حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں اگر عزت نہیں ہے تو یہ میں نے اس کو حکومت کے کیا کرنا ہے، چاٹنا ہے بھی. بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عطا طاہر صاحب بابا میری عزت ہے جی. اگر میری بات ہے سیاست میں صرف ہم نے عزت کرنی ہے. اگر ہماری عزت نہیں ہے اور ہمارے پہ الزام تراشی ہے ان لوگوں کی جن کی پارٹی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جنہوں نے پارٹی کا کوئی صرف ان سے فائدہ اٹھایا ہے، پارٹی کا ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، آج کھڑے ہو کے ہمیں کہیں کہ ہم چور ہیں اور ہم منی لانڈررز ہیں، ہم ان کو دکھائیں گے اور جہاں تک ہمیں جانا پڑا ہم جا کے دکھائیں گے. ٹھیک سر. اچھا عطا طاہر صاحب پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگلے 6 مہینے؟ جی سر. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 2.5-3 سال میں منی لانڈرنگ اور چور کے نعرے لگوائے اور انصاف سیل کو ہیڈ کیا اور اپوزیشن جماعتوں کو ایک رہنما کو نیب کے ساتھ مل کے اندر کروایا اور ایک جھوٹی کہانیاں میڈیا پہ آگے کی. یہ وہی لوگ ہیں نا. اب ان کو اپوزیشن کے خلاف مل کچھ نہیں رہا، اندر کھاتے جو بھی کریں ان کی مرضی ہے. مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، علی ظفر صاحب نے بات کی، یہ پہلی حکومت ہے جس کا موٹو یہ ہے کہ کھاتا ہے تو بتاتا بھی تو ہے. یعنی آپ کوئی اسکینڈل اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ندیم بابر فارغ ہوا ہے، کابینہ سے نکالا گیا ہے، کدھر ہے LNG کا اسکینڈل، کتنے اس سے ریکوری ہوئی ہے. آپ ادویات کا عامر کیانی صاحب کا دیکھ لیں، آپ آٹے کا اسکینڈل دیکھ لیں، آپ چینی کا دیکھ لیں، آپ یہ رنگ روڈ کا دیکھ لیں. یعنی یہ حکومت کلیم کرتی ہم نے پکڑا، اپنی ہی کرپشن پکڑ کے اپنی ہی انکوائری کمیٹی بنا کے کوئی ایکشن نہیں ہوتا اور قوم کے پیسے ضائع ہو جاتے. اچھا علی ظفر صاحب اب اس کا جواب آپ دے دیں کیونکہ بہت سارے اسکینڈلز کا ذکر ہو گیا ہے اور اس کے بعد نتیجہ صرف وہ کہا جا رہا ہے جو کہ خاکوانی صاحب نے صرف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف نظر آ رہا ہے کچھ. جی آسما اسکینڈلز کو پکڑنے کا کیا وجہ ہوتی ہے، ریزن کیا ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کے بہاف پہ جواب دے دیتا ہوں. اسکینڈلز پکڑنے کا، کرپشن کے انکوائریز کرنے کا، کمیشنز بٹھانے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں آپ ان چیزوں کو روک سکیں. کمیشن آپ جورسپروڈنس کے پیچھے دیکھ لیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کرپشن پکڑتے جائیں تو کل کو وہ رکتی جائیں گی اور آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ جب شوگر کمیشن رپورٹ ہوئی، جب آپ کی جتنی بھی کمیشنز ہوئیں ان کے بعد جو کاروائیاں ہوئیں اور جو SOPs ہوئے وہ پھر SOPs فالو ہونا شروع ہوئے. اس کو لوگ ان کے اوپر جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پھر پورا کیا گیا. تو یہی ہوتا ہے. اسی طرح چینج ہوتی ہیں پوزیشنز کہ آپ جب اپنی، اور اسپیشلی جب آپ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہوا ہے اور اس کے اوپر کمیشن بٹھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا دل اور نیت بہت صاف ہے اور آپ امپروومنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. سر ترین صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا، ترین صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا. آخری کمنٹ سر. جی میرا خیال ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک حکم ہے کہ آپ انصاف کریں. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو چاہے وہ طاقتور شخص ہو. جی سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. گفتگو آپ نے سنی ہے. خاکوانی صاحب نے بھی کہا کہ اگر انصاف نہ ہوا، ہم عزت کے لیے ہیں، سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر انصاف نہ ملا. اور علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. اور اگلے 6 مہینے ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور خاص کر کے اور پیپلز پارٹی اس معاملے پر کیا کرتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.